और आप लोगों ने अपने नेम, ये मोबाइल के नेम, ये कितने अजीब लिखे हुए हैं। अपना नेम और विद रोल नंबर मेंशन करें साथ में। देखो मैम हमने लिखे हैं रोल नंबर 7। ये नुमान शौकत ने अपना रोल नंबर नहीं लिखा। एक ये क्यू के नाम के साथ पता नहीं कौन आ रहा है। तो मैम हमने ये देखो अपना नेम जी मुस्तफा रोल नंबर लिखा है, सेक्शन लिखा है साथ। क्यू के साथ किसका नेम है? सबसे पहले क्यू ने ही ज्वाइन किया। क्यू कौन है? मैम इसमें अटेंडेंस का क्या सीन है? अटेंडेंस का? जी मैम। अटेंडेंस का सीन अभी तक तो कोई नहीं हमें उन्होंने बताया। जब भी मैम हो गया आप हमारी लोगों को पता चल जाएगा। चाइनीज चाइनीज वाली मैम अटेंडेंस लगा रही हैं गूगल पे। कौन सी वाली? चाइनीज मैम तस्नीम। अटेंडेंस नहीं, लेकिन हमें उन्होंने नहीं कहा अटेंडेंस का, इसलिए हमने अटेंडेंस नहीं लगाई अभी। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर सकते। कोई भी इशू हो सकता है। ज़्यादातर स्टूडेंट का ये कहना है कि उनके पास नेट का जो है वो पैकेज इस टाइप का नहीं है। और कुछ बैकवर्ड एरिया से हैं। आईटी में जैसे मैं जी मैम। क्लास ले रही हूँ, वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स जो हैं वो 71 में से 35 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर सकते हैं। बाकी जी मैम हमारे इवन भी उन्होंने तकरीबन मुझे 20 आ रहे हैं। असाइनमेंट भी अपलोड नहीं की। फर्स्ट में और सेकंड में नहीं। मैम जो पंजाब से बाहर हैं उनका बहुत ज़्यादा मसला है नेट का। पंजाब से बाहर मतलब? मतलब ज़्यादा जो मैम जो पंजाब से बाहर है ना, सिर्फ पख्तून वाले जो है उनको थोड़ा ज़्यादा मसला है। दूसरे गिरगित बल्तिस्तान वाले उनको उनका और ज़्यादा मसला है। उनको मैम 2-2 मीटर पे जाना पड़ता है, 2-2 किलोमीटर सिग्नल देने के लिए। तो वो भी उनका 2G है पे। थोड़ा इशू। और आपकी क्लास में जी कोई मैम। ऐसा है? मैम हमारी क्लास में नहीं है, यूनिवर्सिटी में है। ठीक है। नेक्स्ट, से फॉर एग्जांपल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बाद if 2x and 18 are in continued proportion, 2x and 18 are in continued proportion। continued proportion वही जो ऊपर डिफाइन की है कि आपके पास अगर तीन चार जितने भी नंबर हैं, इट्स मीन a रेशो b, b रेशो c रेशो d रेशो आगे फर्दर सो ऑन चलता है। इसी तरह यहाँ पे तीन नंबर दिए हैं, उसको कहता है सबसे पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखें और फाइंड करें देन x की वैल्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो है वो मेरे पास आ रही है 2:x एंड x रेशो 18। और आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो 2/x एंड x/18 की फॉर्म में। उसे नेक्स्ट पे आता है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बनेगा x² एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36। और मीनिंग ये कि आप इसका आंसर निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 36 का स्क्वायर रूट बनता है, मेरे पास 6 था और प्लस माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है। ऑब्जर्वेशन इसमें जो उसने डिफाइन की है वो ये है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन when you take cross multiplication we have b square is equal to ac, like x square is equal to 36। now in general form b square is equal to ac। यहाँ पे आप प्रोपोर्शन को डिफाइन करेंगे a ओवर b इज इक्वल टू b ओवर c की फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये फॉर्म बनती है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अब कहीं पे भी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन डिफाइन की गई हो तो जो सेंटर वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 18, आप जरूरी नहीं इसको कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में यहाँ पे डिफाइन किया तो डिफाइन करो और फिर आगे उसको फर्दर सॉल्व करो। आप डायरेक्ट इस फॉर्म में कर सकते हो कि बी स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी आंसर आएगा 36 आता है, उसका स्क्वायर रूट लें और आगे से वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो भी वहाँ पे डिफाइनिंग फॉर्म में आएगा। ठीक है। मैम इससे नेक्स्ट है कंपाउंड प्रोपोर्शन। If two or more ratios are multiplied together, then they are known as compounding. Compound numbers, compound interest, ये सारे के सारे आपके कोर्स में इंक्लूड है। मेरा ख्याल है मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो उसमें दी थी असाइनमेंट में, याद है? यस मैम, सेकंड असाइनमेंट में yes, दी थी सेकंड असाइनमेंट में। यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोर्शन है, इफ टू और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाई टुगेदर। अगर दो या उससे ज्यादा रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। मीन अपर वाली वैल्यू अपर से मल्टीप्लाई होती है, वैसे रेशियो लिखी जाए मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे वाली जो है लोअर वाली लोअर से।
इसकी एग्जाम्पल की फॉर्म में इसने इस फॉर्म में दिया, कहता है 3 का रूल देता हूँ, A1 A2 A3 B1 B2 B3। मतलब अगर आप लिख रहे हो रेशो की फॉर्म में तो इसमें A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 और सारे का होल रेशो B1 B2 B3 मल्टीप्लिकेशन के साथ आएगा। इज अ कंपाउंडेड रेशो ऑफ द रेशो। इस फॉर्म की रेशो की कंपाउंडेड फॉर्म बनेगी, कहता है ये जो आपके पास A1 रेशो B1 A2 रेशो B2 एंड A3 रेशो B3। ये तीनों जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ऊपर वाली वैल्यूज ये A1 A2 A3 आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लोअर वाली वैल्यूज B1 B2 B3 लोअर वाली आपस में मल्टीप्लाई होके उसकी कंपाउंड रेशो ये फॉर्म बनती है A1 A2 A3 B1 B2 B3 फॉर्म में। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज कंपाउंड रूल्स ऑफ 3। इसे हम 3 रेशियोज का कंपाउंड रूल्स भी बोलते हैं। 4 आएगा तो उसका 4 रेशियो का कंपाउंड रूल बनेगा, 5 रेशियो की 3 मल्टीप्लाई होंगे, सबकी डिफरेंट फॉर्म बनती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर एग्जांपल है 4 10 men वर्किंग 8 आवर अ डे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर जब नेट या गैट का टेस्ट में जाते हैं उसमें बहुत आते हैं। 10 men working 8 hours a day can finish a work in 12 days. In how many days can 12 men working 5 hours a day finish the same work? 10 आदमी हैं, 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में और एक काम उन्होंने खत्म करना है 12 दिनों के अंदर। अगर 12 आदमी कर ले जाए और वो एक दिन में 5 घंटे काम करें तो कहता है वो सेम काम जो है वो कितने दिनों में खत्म करेंगे। अरेंजमेंट इस फॉर्म में है, पहले तो मैन लिए उसमें, मैन की फॉर्म बनेगी 10 12 के फॉर्म में, आवर्स आएंगे ऊपर जब 10 थे मैन तो 8 आवर्स वर्क कर रहे थे, नीचे जब 12 मैन है तो 5 आवर्स वर्क कर रहे हैं और 10 मैन 8 आवर्स डेली वर्क करके 12 डेज में वर्क को फिनिश करते हैं। बट कहता है आपने फाइंड ये करना है कि अगर 12 मैन कर दिए जाए 5 आवर्स वो वर्क करें तो आप कितने दिनों में वो काम खत्म करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक सो के 7 या 8 में भी आते हैं, वहाँ पे भी ये रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाई जाती है। x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 8 ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 ओवर 12 इज इक्वल टू 16 डेज। ये इस फॉर्म में डिफाइनिंग की गई है आपके पास। यहाँ से देखें जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, ये x उसे एक साइड पे लिया उसने, ये एक साइड नहीं बनती, ये फॉर्म बनती है x ओवर 12 x ओवर 12 मल्टीप्लाई 5 ओवर 8 एंड मल्टीप्लाई 10 ओवर 12 की फॉर्म में। ये सिर्फ 12 और 5 ओवर 8 को उठा के इस साइड पे लेके आया है। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो x ओवर 12 और बाकी दोनों चीज़ें जो हैं वो ऊपर मैंने इंक्रीजिंग की फॉर्म बताई थी, इंक्रीजिंग रेशो डिक्रीजिंग रेशो। जब कोई चीज़ ज़्यादा फाइंड करनी है तो वो जो डिक्रीजिंग रेशो है उसे हम नीचे ही लिखते हैं और इंक्रीजिंग रेशो को ऊपर लिखते हैं, बेशक वो अपोजिट है। यहाँ पे अपोजिट फॉर्म ही लिखी है उसने, x ओवर 12 x ज़्यादा डेज चाहिए उसको काम के लिए, यहाँ पे रेशो जो है वो अपोजिट आएगी, ऊपर वाली 8 आवर जो है वो ज़्यादा है और 5 आवर नीचे आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में 10 ओवर 12 क्योंकि आदमी अब उसने बढ़ा दिए और डेज के ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन क्योंकि आवर्स कम है तो 10 ओवर 12 की मल्टीप्लिकेशन के साथ आपके पास जो आंसर आएगा वो 16 डेज आएगा। ऑब्जर्वेशन उसने डिफाइन किया मैम नीचे, इसमें ग्रेटर देन वाली कंडीशन लगेगी? बिल्कुल ग्रेटर वाली वही ऊपर दोबारा जो डिफाइन कर देती हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा फाइंड करनी है ऑटोमेटिकली क्वेश्चन से पता चल जाता है कि आपके पास यहाँ पे जैसे उसने बताया डेज ज़्यादा हो जाएंगे, बेशक उसने आदमी ज़्यादा कर दिए लेकिन इतने ज़्यादा नहीं किए कि वो ऊपर 8 और 10 के कम्बिनेशन के साथ बने, यहाँ पे नीचे 12 और 5 का उसने कम्बिनेशन बना दिया। ऑब्जर्वेशन लेस वर्किंग आवर्स मींस मोर वर्किंग डेज, फिर उसने डिफाइन भी कर दिया ऑब्जर्वेशन में कि आपको यहाँ पे अगर 12 दिन है, ठीक है, 10 आदमी 8 घंटे काम करते हैं डेली तो 12 दिनों में काम खत्म करते हैं। 12 आदमी उसने कर दिए हैं, 2 ही आदमी बढ़ाए हैं लेकिन घंटे उसने कितने कम कर दिए, 3, जबकि उसे घंटे जो थे वो 6 करने चाहिए थे, 1 घंटा और मजीद बढ़ा देता तो तब रेशो सेम आ जानी थी, उतने दिनों में काम खत्म हो जाना था, लेकिन घंटे उसने कम कर दिए हैं। इस कंडीशन के साथ कहता है आप ऑब्जर्व करें लेस वर्किंग आवर मींस मोर वर्किंग डेज, घंटे कम कर दिए इसका मतलब ज्यादा दिन हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाई बाय ग्रेटर रेशियो 8 ओवर 5
अगेन मोर मैन मीन्स लेस नंबर ऑफ डेज। अगर आदमी ज्यादा हो जाते हैं तो कहते हैं इसका मतलब है कि रेशो में जो है वो डेज कम आने चाहिए, लेकिन वर्किंग आवर्स उसने कम किए हैं जो कि ज्यादा ही कम हो गए हैं आदमियों के बढ़ाने के साथ, तो कहता है मल्टीप्लाई बाय लेसर रेशो 10/12। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? और क्या है? नेक्स्ट, ड्राइव प्रोपोर्शन। गिवन क्वांटिटीज ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ड्राइव प्रोपोर्शन है, गिवन क्वांटिटीज दी गई हैं प्रोपोर्शन के अंदर, उसके आगे टू टाइप्स हैं, इनवर्टेंडो एंड अल्टरनेंडो। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। देन कहता है इसका इनवर्टेंडो ये होगा कि बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। ऊपर जो आपने इनवर्स की फॉर्म की है, अभी ऊपर मैंने किया रेसिप्रोकल की फॉर्म कि दो रेशो अगर ए रेशो बी है और सी रेशो डी है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा कि वो अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, इसी फॉर्म में उसने यहाँ पे लिख दिया कि अगर आपके पास रेशो इस फॉर्म में आ रही है, दो रेशो जो है वो आपस में इक्वल बन रही है लेकिन उनकी नंबरिंग डिफरेंट है क्वांटिटीज के हिसाब से, तो कहता है उसमें भी यही फॉर्म बनेगी कि आप उसका रेसिप्रोकल लें तो वो उसका रेसिप्रोकल भी इक्वल आएगा। अल्टरनेंडो की फॉर्म है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। यहाँ पे इसको जब आप रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो होना ये चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप लोग इसकी करो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास बनता है ए डी और बी सी, लेकिन कहता है आपने इसको रेशो में ही कन्वर्ट करना है। यही फॉर्म समझ लें कि मेरे पास ये रेशो लिखी गई है, जैसे ये 8/5 10/12। ठीक है, रेशो को चेंज करनी है, 10 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है अगर इन केस इसके अंदर इक्वल का साइन है, और यहाँ पे जो 8 आ रहा है वो इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड, मीन 8/10 और 5/12 की फॉर्म बनेगी। यही वर्क उसने यहाँ पे किया है कि अगर आपके पास ये फॉर्म है तो अल्टरनेंडो इसकी ये कहलाएगी कि आपके पास जो रेशो बन रही है सी की जो ऊपर नोमिनेटर आ रहा है वो एक ओवर सी की फॉर्म की रेशो बनेगी, बी जो है उस इस साइड पे रेशो की फॉर्म में है, उस साइड पे उसके नोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो हमारे पास इसकी अल्टरनेटिव बनेगी ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। थर्ड फॉर्म है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। if a over b is equal to c over d, then a plus b over a minus b is equal to c plus d over c minus d। ये फॉर्म हमारे पास रेशो को डिफरेंट नहीं करती कि अगर आप रेशो ये डिफाइन की गई हैं, दो रेशोज आपस में इक्वल हैं, डिनोमिनेटर वाला नंबर उठा के ऊपर ऐड कर दें और ऊपर वाले की जो रेशो लेके नोमिनेटर के अंदर नीचे वाली को माइनस कर दें, रेशो वही रहेगी, रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि पहले अगर आंसर 3.5 आ रहा था तो अब जो है वो 2.5 आ जाए, आंसर कोई नहीं आएगा, उसमें इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों रेशोज आपस में सेम ही रहेगी। ठीक है, इस टाइप की जो है 3 टाइप्स हैं ड्राइव्ड प्रोपोर्शन में। एक तो है सबसे पहले इनवर्टेंडो, मीन क्या आपके पास कोई सी भी दो रेशोज आपस में इक्वल है, उनका रेसिप्रोकल भी आपस में इक्वल ही कहलाएगा। सेकंड पे है अल्टरनेंडो, मीन इसमें अगर आपके पास ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है तो आप इसका फर्स्ट वाले लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर उठा के दूसरी साइड पे नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट साइड का नोमिनेटर जो है वो इस साइड पे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट यही उसने सिम्प्लिफिकेशन इसमें की है। थर्ड वाला पार्ट है उसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो है। इट्स मीन कि अगर आपके पास कोई सी दो रेशोज आपस में इक्वल है तो अपर वैल्यू के अंदर लोअर वाली वैल्यू को ऐड करके और अपर वैल्यू में ही सही लोअर वाली वैल्यू को माइनस करके लिख दिया जाए, तब भी दोनों कंडीशन में रेशियो जो है वो आपस में सेम आती हैं, कोई इफेक्ट नहीं आता है इसके ऊपर। इसके आगे उसने प्रूफ भी दिया है, प्रूफ आपके इंक्लूड नहीं है लेकिन मैं इसे एक दफ़ा बता देती हूँ किस फॉर्म में किया है। लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k, दो प्रोपोर्शंस आपस में इक्वल आती हैं तो किसी एक अदर नंबर के इक्वल भी होती हैं। देन a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d के। जो k है ये बेसिकली इन दोनों का आंसर है जो एक सिंगल कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा, पॉइंट्स में कह लें आप इस फॉर्म का जो आंसर होता है। दोनों को आप उसने लेट कर लिया k के इक्वल, इट्स मीन a ओवर b इज इक्वल टू k एंड c ओवर d इज इक्वल टू k। a इज इक्वल टू b के, ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा k से और इस तरह d मल्टीप्लाई होगा k से। लेफ्ट हैंड साइड ली है अपर वाली की, हमने प्रूव कर
करनी है ये a प्लस बी ओवर बी a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी सी माइनस डी। a की वैल्यू फाइंड किया और c की वैल्यू फाइंड किया। पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर उसको पुट किया है। a की वैल्यू यहाँ पे आ रही है b के और c की वैल्यू आ रही है मेरे पास d के। दोनों के अंदर उसने सब्स्टिट्यूशन किया लेफ्ट और राइट के अंदर। b कॉमन आ रहा है, b को कॉमन ले लिया, k प्लस 1 ओवर k माइनस 1 आ गया। ठीक है, इट्स मीन कि दोनों का आंसर सेम आता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर आप लोअर वाली वैल्यू को उठा के अपर वाली में से प्लस करके लिख लें और अपर वाली में से माइनस करके रेशियो एक नहीं बना लें तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, नोट नंबर 1, इसमें दो नोट्स इसने दिए हैं। x ओवर a इज इक्वल टू y ओवर b इज इक्वल टू z ओवर c इज समटाइम्स रिटन एज x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू a रेशो b रेशो c। जो ऊपर किया है अभी कंपाउंड वाली फॉर्म बनी थी उसमें भी यही फॉर्म थी कि आपके पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 की रेशो अगर तीन आपस में आ रही हैं तो वो यही फॉर्म मिलती है इस कंडीशन के साथ, तो x ओवर a y ओवर b z ओवर c के साथ। सेकंड है इफ x रेशो y इज इक्वल टू a रेशो b इट डज नॉट मीन x इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू b। ऊपर भी डिफाइन कर दिया था मैंने कि अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अपर वाली के साथ इक्वल है, लोअर वाली के साथ इक्वल है। ये दो डिफरेंट नंबर्स के साथ आती हैं, इनका आंसर जो है वो सेम होता है। आंसर जब सेम आता है जैसे डिफाइनिंग की थी ऊपर, एक एग्जांपल थी 1 over 3 is equal to 9 over 27 and 27 over 81। डिफरेंट रेशियोज हैं, हम ये नहीं कह सकते कि 1 is equal to 9 था और 3 is equal to 27। दोनों डिफरेंट रेशियोज हैं, नंबर सेम नहीं होते, उनके आंसर सेम होते हैं, तब कही जाती है दो रेशियोज आपस में इक्वल। सॉल्व एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पे ये रेशियो उसने डिफाइन कर दी है 4x माइनस 3z ओवर 4c is equal to 4z minus 3y over 3b is equal to 4y minus 3x over 2a। अगर ये आपके पास तीन रेशियोज आपस में इक्वल हैं, देन शो दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू x प्लस y प्लस b ओवर 2a प्लस 3b प्लस 4c। आपने ये शो करना है कि ये किस फॉर्म में इसके पास इक्वल है। ईच ऑफ द गिवन रेशियोज, तीनों रेशियो जो आपस में आ रही हैं उनको हमने किस तरह कॉम्बिनेशन लेना है। फिर अगर आप इनको अपर वाली को अपर वाली के साथ ऐड कर लें, लोअर वाली को लोअर वाली के साथ ऐड कर लें तो आपका आंसर आ जाता है x प्लस वाई प्लस बी के साथ जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है इस फॉर्म में इसका आंसर निकालें। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई है कि किस फॉर्म में इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। मैम ये जो x प्लस वाई प्लस जेड ओवर 2a प्लस 3b प्लस 4c, मैम ये कैसे आता है 2a प्लस 3b प्लस 4c? ये वाला ये देखें अपर वाली को जब अपर वाली में ऐड किया है तो ये ऊपर बना है 4x माइनस 3z प्लस 4z माइनस 3y प्लस 4y माइनस 3x। ठीक है, जब लोअर वाली को लोअर वाली में ऐड करोगे 4c प्लस 3b प्लस 2a, ये उसने यहाँ पे लिखा है। अब आपका पूछना ये है कि 2a प्लस 3b प्लस 4c कैसे आया है। सिंपल, इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखा है, abc के फॉर्म में। समझ आ गई? 2a स्टार्ट में लिख लिया, फिर 3b एंड 4c। Now example number 6. The marks obtained by four examiners are as follows: A ratio B 2 ratio 3, B ratio C is equal to 4 ratio 5, and C ratio D is equal to 7 ratio 9. Find the continued ratio. A ratio B is equal to 2 over 3, B ओवर रेशियो किस फॉर्म है, C ओवर D की रेशियो फॉर्म है। सबसे पहले तो उसका कॉम्बिनेशन बनाना है कि वो आपस में रेशियो एक दूसरे की फॉर्म में कैसे इक्वल आ रही है। हमने इसमें कंटिन्यूड रेशियो बनानी है। कंटिन्यूड रेशियो का मीनिंग याद है? थोड़ा सा बताएं जरा कि अगर आपके पास कोई कंटिन्यूड नंबर है A B C D तो कंटिन्यूड रेशियो हमारे पास ये फॉर्म बनती है A रेशियो B रेशियो C एंड C रेशियो D। यहाँ पे ये डिफाइन भी किया उसने कि हमने ये कंडीशन बनानी है A रेशो B रेशो C रेशो D के साथ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटली डिफरेंट नंबर है। A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 3, B रेशो C इज इक्वल टू 4 रेशो 5। इट्स मीन के जो B की रेशो यहाँ पे 3 आ रही है लेकिन यहाँ पे वो रेशो क्या बन रही है 4। हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है
कि हम लिख सकें कि 2:3 एंड 3 के साथ जो कॉम्बिनेशन बना है वो रेशो 5 और फर्दर ये सारी रेशो लेफ्ट और राइट साइड पे सेम है। इसको बनाने के लिए कहता है पहली वाली को एज इट इज ही लेंगे 2:3। ये मैम वैसे ही नहीं आगे जी आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। ये मैम वैसे ही नहीं आगे जैसे हम रेशियो 27 मैं कहिए मैम वैसे ही नहीं 9:27 ये मैं आपको कंटिन्यूअसली ऊपर बताती हूँ कंटिन्यूड रेशो जहाँ पे हमने की है वहाँ से आपको दोबारा पता चल जाएगा। ये देखें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो हमने यहाँ पे की थी ABCDE की फॉर्म में, क्या अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखो A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D। नंबर दिया 1 3 9 27 81। बैठी तो और गंदा आगे गंदा लग पड़े। यहाँ पे यही फॉर्म है कि आपके पास जो 3 डिफरेंट उसने रेशो दे दिए हैं कंटिन्यूड रेशो की फॉर्म में, कहता है आपने इसको खुद से शो करना है। मतलब इस फॉर्म में आना चाहिए कि वहाँ पे जो 2:3 है वो आगे इस फॉर्म की रेशो बने कि हम उनको आपस में कटिंग करें तो आंसर यही सेम आए। यहाँ पे देखें ये जो सारी रेशोज हैं इसका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सारी सेम आ रही है आपके पास। मैं सफाई करके बैठी हूँ, वो उधर आके पंखे साफ करके घर डालने लगे हैं। 1:3 is equal to 3:9 is equal to 9:27 is equal to 20:7:81। इसी फॉर्म की जो रेशो आपने नीचे डिफाइन करनी है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 में, क्या आपके पास ये 3 डिफरेंट रेशो दिए हैं, इसको कंटिन्यूड रेशो में कन्वर्ट करो जरा। कंटिन्यूड रेशो में ये कैसे आती है, पहले वाली रेशो को चेंज करने की तो कोई जरूरत नहीं मैंने है। कहा अंदर सफाई ना हो रही हो तो फिर अपने पंखे साफ कर से बाद में सफाई ये कौन बीच में सफाई कर रही है मुझे ये बताओ। थोड़ा सा घर से कट ऑफ होके बैठा करें। मैंने आप लोगों के जो माइक्स हैं वो खुद से बंद नहीं किए, सिर्फ इसलिए ताकि अगर आप लोगों ने कुछ बीच में पूछना हो तो आप पूछ भी सके। B/C इज इक्वल टू 4:5 है, इज इक्वल टू 4x3/4 रेशो एंड रेशो 5x3/4। इन दोनों रेशोज को उसने 3/4 से डिवाइड किया है। क्यों किया है, सिर्फ इसलिए ताकि इस रेशो का कॉम्बिनेशन बने जो कि 2:3 की फॉर्म आ रही है। आगे ये देखें 3:15/4 बन गया, समझ आइए कैसे हुई है। एक रेशो को आप अपर और लोअर में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। हमें ये 4 की जगह पे क्या चाहिए 3, ठीक है। तो हमने अपनी पूरी रेशो को दोनों साइड पे मीन 4 को और 5 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया है, अपर भी और लोअर भी। यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल ये 3 रह जाएगा। और जब इस साइड पे 5 से करेंगे तो 3/5 के साथ ये कैंसिल नहीं होता तो ये 15/4 आ जाता है। अब जो आपने थर्ड वाली रेशो बनानी है जो कि C/D है, इट्स मीन कि इसमें जो फर्स्ट वाला C है उसकी रेशो आपके पास आनी चाहिए 15/4 के साथ, लेकिन है दी हुई इस वक्त जो डिफाइनिंग की हुई है वो 7:9 है। 7:9 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 15/4 है, हमने बनाना है इस 7 को, ठीक है। तो 7 को 15/4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, लोअर में 28 से करूंगी, ऊपर 15 एज इट इज आ जाएगा तो 7 28 से कैंसिल होके 4 रह जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगी 15/4। जब मैंने अपर में 15/28 से मल्टीप्लाई किया तो लोअर में भी करूंगी, जो कि लोअर उसका था मेरे पास 9 के साथ था, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया 1/9 कर दिया। 1/9 नहीं है 9 ही है, सिर्फ लिखने में मिस्टेक हुई है, आगे सॉल्व ठीक किया हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन उसका ठीक है 135/28 एंड 3 रेशो थी, तीनों क्लियर हो गई। अब लिखा है उसने A/B/C/D की फॉर्म में, इट्स मीन 2:3। सेकेंड वाली B/C जो उसने बनाई है वो बन रही है 3:15
और नेक्स्ट सी रेशो डी की फॉर्म वही बनी है 15:4 एंड रेशो 135/28। अब आगे फर्दर उसने सारे को इसको मल्टीप्लाई कर दिया 28 के साथ, कर दे ठीक है, नहीं करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं आना। आपको सिर्फ उसने कहा था कि कंटिन्यूस रेशो के फॉर्म में लिखें, जो कि यही फॉर्म बनती है 2:3 एंड 3:15/4 एंड रेशो 15/4 विद 135/28। अब कहीं पे भी रेशोज को जो डिफाइन की जाए उन्हें कंटिन्यूस रेशो की फॉर्म में लिखना पड़े, तो उसका नंबर जो है वो आपने बनाना है इस फॉर्म में। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 7। Two numbers are in the ratio of 3:5 and if 10 be subtracted from each of them, the remainder are in the ratio of 1:5. Find the numbers. दो नंबर थे रेशो की फॉर्म में, कहता रेशो की फॉर्म इस फॉर्म में 3:5 एंड इफ 10 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, अगर इन दोनों में से कहता 10 को माइनस कर दिया जाए उन नंबर्स में से जिनकी रेशो ये है 3/5, then reminders जो है are in the ratio of 1/5. Find the number. क्वेश्चन क्लियर हुआ है या दोबारा रिपीट करूं? बताएं क्वेश्चन क्लियर मैम हो गया? एक बार रिपीट कर दे, कर दूं? रिपीट कर दे मैम कर दें रिपीट कर दें, कोई समझ नहीं आई। नंबर्स आर इन द रेशो, दो नंबर हैं कहते हैं किसी एक रेशो के अंदर 3:5, जैसे उसने यहाँ पे लेट कर लिया कि दो नंबर x एंड y हैं, सो उनकी रेशो ये बन रही है x/y इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, दो नंबर्स हैं किसी किसी भी रेशो की फॉर्म में है जो कि 3/5 के इक्वल है एंड इफ 10 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, 10 उसमें से माइनस कर दिया जाए उन दोनों में से, मीन अपर और लोअर में से, द रिमाइंडर्स मीन जो उनका आंसर आता है उन दोनों नंबर्स का, वो नई रेशो बनती है 1/5। फाइंड द नंबर। लेट की है दो नंबर x/y की फॉर्म में जिनकी रेशो बनती है 3/5, या उसे कहते हैं 5x इज इक्वल टू 3y भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगेन जो गिवन कंडीशन है कि 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है उन दोनों में से, x माइनस 10/y माइनस 10 इज इक्वल टू आंसर रिमाइंडर कहता है आपके पास आता है 1:5, वो उसने इक्वल के फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, y मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ तो y माइनस 10 रह जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x माइनस 50 आएगा। मल्टीप्लिकेशन से आप इसे सॉल्व करेंगे दो इक्वेशन को तो आपके पास आंसर आ जाता है 12 एंड 20। अब 12 एंड 20 आपके पास वो नंबर्स हैं जो कि हमारे पास 3/5 की रेशो के साथ यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। द रेशो ऑफ एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3। रेशो है, दो रेशोज का तनासब बताया गया, मतलब कि दो आदमी कह लें ए और बी, उनका नेम रख लें, उनकी जो इनकम है उनमें इतना डिफरेंस है कि 4/3 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर, और उनके जो अखराजात हैं वो 3:2 के साथ है। जिसकी इनकम ज़्यादा है 4 के साथ उसके एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होंगे, तो जिसकी इनकम कम है उसने इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर करने हैं तो वो 2 के साथ आ रहे हैं। इफ ईच ऑफ देम सेव 1000 अ ईयर, अगर वो कहता है 1000 जो है वो रुपीज़ वो सेव कर लेते हैं एक साल के अंदर, इंडियन रुपीज़ है ये, पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं है। फाइंड देयर एनुअल इनकम, तो उनकी एनुअल इनकम निकालें तो उनकी रीजनल इनकम आ रही है साल के साल की। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कोई से भी दो वर्कर हैं या आदमी है, उनकी रेशो इनकम की रेशो है, इनकम नहीं बताएंगे, इनकम की रेशो ये है 4/3 के साथ वो रेशो के साथ इनकम ले रहे हैं, एक की ज़्यादा एक की कम की कंडीशन के साथ। उनकी एक्सपेंडिचर जो है वो 3:2 है, सेविंग बता दी है और इनकम आपने उनकी फाइंड करनी है। कहीं पे भी अगर 2 या 3 चीज़ें डिफाइन कर दी हो, रीजनल चीज़ ना दी जाए तो हम उसको रीजनल चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। लेट द इनकम बी 4x एंड 3y। 4x एंड 3y ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ लिखा है उसने, इसको 4x और 3y कभी भी मत लिखना, पहले इसको इसी फॉर्म में लिखना जैसे उसने ऊपर क्वेश्चन में लिखा था ये। लेट द इनकम ऑफ ए एक्स एंड लेट द इनकम ऑफ बी वाई, सो डैट उनकी जो गिवन रेशियो बनेगी ए ओवर बी के साथ x ओवर वाई इज इक्वल टू ये 4/3।
ठीक है। फिर आगे उसने लिखा था उसे 5x इक्वल टू 3y, यहाँ पे उसने डायरेक्ट लेट कर लिया कि लेट द इनकम बी 4x एंड 3y आना था, यहाँ पे भी उसने x यूज कर लिया। ठीक है। नाउ 4x माइनस 1000 उनकी जो सेविंग है, मतलब पूरी जो इनकम हमने फाइंड करनी है उसमें से उसकी सेविंग निकालनी है, क्योंकि सेविंग उसके अंदर ऐड नहीं करनी, वो उसके अंदर से माइनस हो जाएगी। ओवर 3x माइनस 1000 इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 1000 इसमें से फाइंड होना है। और ऑन रिडक्शन, रिडक्शन की फॉर्म है, उसने इधर उसको सेविंग की हुई थी। इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 4000 एंड बी इज इक्वल टू 3000, ये नीचे y आएगा, तब दोनों की इनकम फाइंड होगी, अदरवाइज इनकम फाइंड नहीं होगी। ठीक है। ये यहाँ पे करेक्शन मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे y की फॉर्म बनेगी। अब ये इनकम जो है वो दो इक्वेशंस बनेगी, ऊपर वाली इक्वेशन के साथ ही दोनों को सॉल्व आउट करोगे आपके पास इसका आंसर आएगा। ये एग्जांपल नंबर 9 है, लास्ट एग्जांपल है। The prime cost of an article was 3 times the value of material used. The prime cost of an article, ये सभी आर्टिकल प्राइम कॉस्ट है 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड। ये आप में से जो भी यहाँ पे बोलता है ना, जब मैं वीडियो सेंड करूँगी ना आप लोगों के पोर्टल पे, तो साइड पे मेंशन हो जाना, क्योंकि मैं इसकी सारी की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, साथ में मेंशन हो जाता है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा होता है कि इसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि जो माइक शो हो रहे होते हैं उसमें उसकी वाइब्रेशन यूज होती है। कभी खुद से आपस में एक दूसरे कॉल करके देखना, तो पता चल जाएगा। The prime cost of an article was 3 times the value of material used. The cost of raw material was increased in the ratio 3:4 and productive wages was increased in the ratio 4:5. Find the present prime cost of an article which could formerly be made of 180 rupees. Prime cost is equal to x plus y. Prime cost क्या होती है, बोलेंगे कोई? Where x is equal to productive wages, y material used. प्राइम कॉस्ट जो उसकी सारी की सारी कॉस्ट आई है उसकी वर्किंग पे किसी भी आर्टिकल को बनाने के लिए, वो सारी की सारी है, जिसके अंदर x प्लस वाई उसने यही लिखा है। प्रोडक्टिव वेजेस उसको बनाने के अंदर जितने भी अखराजात हुए हैं, और y मटेरियल जो उसके अंदर यूज हुआ है वो सारे का सारा मटेरियल, ठीक है, जो उसके अंदर यूज हो रहा है। नाउ प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू 180। प्राइम कॉस्ट यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया है कि टोटली फॉर्मली जो कॉस्ट बन रही है जिसमें चीज बन चुकी है वो 180 है। तो रेशो आ रही थी 3y के साथ, और y इज इक्वल टू 60 बनेगा। अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x जो है वो अपने पास यहाँ पे ले जाएंगे, उस साइड पे ना भी लेके जाए, यहाँ पे y हमारे पास अगर निकल आया तो उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी 120 के साथ। प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट अब फाइंड करनी है, जिसकी रेशो उसने यहाँ पे दी थी हमारे पास प्रेजेंट की, तो आपके पास आ रही है 4/3 रेशो थी, मीन उसको ऑपोजिट फॉर्म में रेशो ज्यादा आएगी, इसलिए उसने 4/3 के साथ लिखा 4/3। प्रेजेंट वेजेस इज इक्वल टू 5x, यहाँ पे डिफाइन है, ये देखें प्रेजेंट जो आपके पास वेजेस आ रहे हैं वो ये है 4:5, और इंक्रीजिंग रेशियो ये 3, वो ये फॉर्म बनी थी 3:4 की, उसको अपोजिट लिखा है, इंक्रीज बोला है इसलिए मैंने उसे यहाँ पे 4/3 की फॉर्म में शो किया। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाज़ेह कि मटेरियल वाज इंक्रीज इन द रेशियो 3:4। ऊपर जो रेशियो वाले क्वेश्चन किए थे उसमें यही था कि अगर आपको रेशियो इंक्रीजिंग पूछी गई है तो इंक्रीजिंग के लिए जो बड़ी रेशियो है वो ऊपर आएगी और लोअर नीचे आएगी। इसी तरह यहाँ पे वेजेस की भी इंक्रीजिंग रेशियो उसने बोली है, तो 4:5 यही बनेगी कि इंक्रीजिंग ऊपर आएगी और डिक्रीजिंग जो है वो नीचे आ जाएगी। दोनों की फॉर्म जो है वो प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट के अंदर उसको एडिशन करेंगे। 4 × 60, ये जो y आया उसकी वैल्यू पुट की है 60 की, ओवर 3 प्लस 5 क्रॉस 120/4, ये x की वैल्यू आई थी 120। आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन ये आंसर बनेगा 80 + 150 = 230। ठीक है, और ये उसकी प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट थी, जबकि उसकी रीजनल प्राइम कॉस्ट यहाँ पे बनेगी y + x + y, जो उसने यहाँ पे दे दी थी हमें क्वेश्चन में भी 180 के साथ। क्लियर है क्वेश्चन? मैम ये 60 बता दे कौन से है? 60 ये वाला? जी मैम, यस मैम।
ये देखें ऊपर उसने कहा है प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज। समझ आई? प्राइम कॉस्ट ऑफ एन ओके आर्टिकल, मैम ओके ठीक है, समझ आ गई? यस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज इंक्रीज इन द रेशो। अब रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी उसकी रेशो उसने लिया 3/4। ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट उसने आगे यूज की है। एंड द प्रोडक्ट वेजेस वाज इंक्रीजेस इन द रेशो 4/5 के साथ इंक्रीजिंग है, इसलिए सबको ऑपोजिट किया है। 3:4 को भी 4/5 लिखा है और 4/5 को भी उसने 5/4 की फॉर्म में लिखा है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन प्राइम प्रेजेंट को प्राइम कॉस्ट चाहिए, तो प्रेजेंट के लिए उन दोनों को एक्स और वाई को ऐड करके उसने वैल्यूज पुट करके उसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, अब आपके साथ जो लेक्चर होगा वो फ्राइडे को है मॉर्निंग टाइम में। उसमें आप लोगों ने ऐसे करना है, अपनी बुक्स अपने पास रखनी है। उसमें मैं ऐसे मैम है ही नहीं आपको, मेरे पास। हाँ जी, मैम बुक्स है ही नहीं। बुक नहीं है किसी के पास? जिनके पास है वो तो खोलेंगे ना उसे। जी मैम, और मैम हम क्या करेंगे? जो बाकी जिनके पास नहीं है सब अपने अपने जरा रजिस्टर वगैरह लेके बैठे। जी मैम। ठीक है, ये तो आज मैंने इसको सिर्फ स्क्रीन शेयर लेक्चर करके का मैम, लेक्चर दे दिया है ना। नहीं तो मैम आप हम ऐसा लेक्चर करें, का हमें पहले वो बता दिया करें। जी लिंक्स के बारे में बता दें, हम हमें बुक्स का मैम नेम बता लेक्चर दें, का हम पहले बता दिया करें। एक एक 1 बाय 1 पूछो। मैम मैंने कहा आप बुक का नेम बता दें हमें, वो हम पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लेते हैं। मैं ऐसा करती हूँ ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में पिक्चर सेंड कर देती हूँ उसकी बुक की फ्रंट जी की। जी ठीक मैम है, पीडीएफ भेज देना। पीडीएफ नहीं भेज रही, मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मेरे पास बुक जो है वो, ये मैम पीडीएफ मेरे ख्याल में चल रही है। यहाँ पे जो पीडीएफ चल रही है ना वो ये बुक की नहीं चल रही, ये नोट्स की चल रही है। ठीक है, और इसके अंदर जी जैसे ये 1-2 टॉपिक्स ही थे, ज्यादा नहीं है। जी मैम। मैम क्लास के बारे में पहले शाम को बता दिया करें, सुबह मैम पता नहीं चलता फिर। क्लास अब आपका जो टाइम यूनिवर्सिटी में था उसी के अकॉर्डिंग होगी। मैम 8:30 बजे मैम बंदे सो रहे होते हैं। हो रहे होते हैं मैम तो टाइम चेंज कर लें थोड़ा सा, जो है ना नहीं, मैंने टाइमिंग चेंज नहीं 8:30 करना। से। डिपार्टमेंट की तरफ से आपके टाइम यही अलाउ है, अभी आज भी आया है। अगर ये नहीं मैम आता तो थोड़ा मैं सा चेंज कर स्क्रीनशॉट ले भेज टाइम। देती हूँ कि टाइम पे ही लेनी है क्लास। मैम थोड़ा सा चेंज कर लें। मैम 8:30 बजे आंखें नहीं खुलती, आज पता नहीं कैसे उठ गए हैं। तो शुक्र करो उठ गए हो आज। वो तो तो भाई मैम जी बेटी आप रोज ही भी उठ थोड़ी जाओगे, अब तो रोज ही उठा करेंगे। मैम वो तो मेरी बेटी ने उठा दिया, वैसे मैं कहाँ उठता हूँ। बच्चे पबजी डेली कम उठाते खेला हैं। करो भाई। हाँ, मुझे याद आ गई, पबजी भी खेलते हैं।